नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का है वो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर का नाम है वो आप लोगों का क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जो है सीरीज चला रहा है बिहार बोर्ड का क्लास 9 का क्लास 10 का दोनों का मैथ का जो है वीडियो लगातार अपलोड किया जा रहा है, जिसको आप लोग को देखना है और देख करके समझना है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से ही थोड़ा थोड़ा समय दे करके करना है। और बेसिक मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी हेल्प बुक दूसरा भी बुक है उसका भी कराया जाएगा। उससे कुछ क्वेश्चन निकाल के या फिर और भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्सरसाइज करने के बाद जो क्वेश्चन है उसका भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और खुद से भी कंसेप्ट समझ आप लीजिएगा तब खुद से भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ का जो है चैप्टर शुरू कर रहे हैं। शुरू तो किया जा चुका है, उसी को आगे लेकर चलते हैं। यानी मैथ का जो पहला प्रश्नावली है 1.1 उसका सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का वीडियो में सॉल्यूशन करके अपलोड किया चुका है। आप लोग सर्च करके मेरे चैनल पर सर्च करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया गया हर एक क्वेश्चन को। तो अभी हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद आगे 1.2 का और 1.3 1.4 ये सारा जो है हल करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके जस्ट बाद जो है हम वो चालू कर देंगे। आखिर जो है पहले एक्सरसाइज में पढ़ना क्या क्या है वो आपको हम बताना जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज हमारा है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो हम लोगों ने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वैसी संख्याएं ठीक है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब भाई जितने परिमेय संख्या है और जितने अपरिमेय संख्या है दोनों के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो मेनली हम लोग फोकस करेंगे क्लास 10th पर, क्योंकि वास्तविक संख्या इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या जैसे कि 3/12 है ना, 5/19 -28/37, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं √2 √3, ठीक है 2√4, ठीक है इस तरह से 1.01 001 001 01 ऐसे करके डैश कर देंगे तो ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये जो जितना लिखे हैं वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में यही अंतर है और ज़्यादा विशेष अंतर आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इसका जो अगला एक्सरसाइज है 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बाद जो है 1.2 में वही पढ़ना है। तो विभाजन प्रमेय का जो हम लोग सिंपली क्या पढ़ते थे, भाज्य बराबर ठीक है, क्या पढ़ते थे, भाजक गुने भागफल और प्लस क्या पढ़ते थे, शेषफल। ठीक है, इसी को यहाँ पर a = bq + r, ठीक है अलग अलग अक्षरों से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी फार्मूला को, इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का। तो इसकी मदद से हम लोग क्लास 10th में HCF निकालते हैं। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो इसमें जो है वही चीज़ आप लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजक प्रमेय का में। उसके बाद है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। तो इसमें जो है क्या पढ़ना है आपको, LCM और HCF किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणन विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है आपको, HCF और LCM यानी कि लॉसा और मौसा। ठीक है, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है इस विधि से अभाज्य गुणन विधि से निकालने का इसमें ट्रिक बताएगा। इसमें फैक्टर ट्री भी बताएगा किस तरह से फैक्टर ट्री बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते छोटा सा बता 16 का है फैक्टर ट्री बनाना, तो 2 और 8 फैक्टराइज कर दिए, 2 × 16, फिर इसको कर दिए तो 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4, फिर इसको फैक्टराइज कर दिए 2। ठीक है, अब ये फैक्टराइज नहीं होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें बताया जाएगा आप लोग को।
उसके बाद है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो भैया अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये किया जाएगा, इसमें क्या कि प्रूव किया जाएगा कि √3 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है, 1/√7 ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, चाहे 2 - √5 ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो पूरा प्रूफ इसमें बताया जाएगा, ठीक है। अब 1.5 में परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार, तो इसमें यह बताया जाएगा कि किसी भी परिमेय संख्या का या फिर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार लिखने पर, ठीक है, दशमलव प्रसार लिखने पर क्या आता है, शांत आता है, शांत आएगा आवृत्ति, शांत आवृत्ति या फिर शांत अनावृत्ति, ठीक है। यानी आवृत्ति मतलब कि बार बार रिपीट होता है, जैसे 1/3 का डिवाइड कीजिएगा तो 0.6 रिपीट होगा, ठीक है, ये शांत है, अनावृत्ति है, ये पूरा पूरा कट जाएगा और शांत भी है। तो दोनों संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं दशमलव प्रसार लिखने पर, ठीक है। उसके बाद अशांत और अनावृत्ति, अब शांत भी नहीं है यानी कटेगा भी नहीं पूरा पूरा और बार बार रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट भी नहीं होगा, सॉरी, अनावृत्ति मतलब कि वो नॉन रिपीट होगा, यानी अपरिमेय संख्या क्या होगा, अशांत होगा यानी कटेगा भी नहीं और एक नंबर कोई रिपीट भी नहीं होगा, अलग अलग नंबर आते जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अलग अलग नंबर आते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अशांत यानी न कटे। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है और फिर क्या होता है, वो नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं होता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 8, 5, 3, 2, 4, 3, 6 ऐसे डैश करते करते, ठीक है, 1.10111011 है ना, 10111101111 इस तरह के संख्या, कोई एक संख्या चाहे कोई एक नंबर ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, तो वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दशमलव प्रसार इसमें आगे और पढ़ेंगे कि बिना डिवाइड किए कैसे पता करेंगे कि ये संख्या शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा चैप्टर का आप लोग को इसमें एक पहले चैप्टर में यानी वास्तविक संख्या में ये सारा चीज़ पढ़ना है। और कुछ फार्मूलाज है उसको हम बताएंगे कि फार्मूला का है, रिवीजन कैसे किया जाता है, फार्मूलाओं को याद कैसे किया जाता है। तो आप लोग मैथ को जो है रटने की कोशिश नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और समझ में जब आ जाएगा तो मैथ्स को बनाना, मैथ्स को में नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग है इसमें आपको बता चुके थे 1.1 एक्सरसाइज पूरा सॉल्व किया जा चुका है, आप लोग जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 1.2 से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1.2 में क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग को कृपया करके बुक खोल के बैठना है, क्या कि भाई बुक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना बुक का पढ़ाई नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि बिना बुक के आप समझे, तो बुक के बिना पढ़ाई नहीं हो सकता है, जैसे लड़ाई हथियार के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर भाई गाड़ी में तेल नहीं भरवाएंगे तो गाड़ी भी नहीं चलेगा, ठीक है। मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराएंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। उसी प्रकार से पढ़ाई में अगर किताब ही नहीं होगा, अस्त्र ही नहीं होगा, तो फिर अपना जो है पढ़ाई हम कैसे करेंगे। इसलिए किताब लेकर के आप लोग बैठिए, और किताब लेके बैठिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन तो हम बोलेंगे ही, ठीक है, फिर भी आप लोग का कर्तव्य बनता है, किताब बहुत महंगा नहीं है, आप लोग खरीद लीजिए। 1 महीने के रिचार्ज के अंदर में किताब का जो मूल्य है वो हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परीक्षा में एक बड़ा अच्छा सा एक पोइट्री टाइप का लिखा हुआ है, 2 गिनने पर 1 बचेगा, 3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, मेरे टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। तो इसको हम SCF निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मुहावरा टाइप का दिया हुआ है, ऐसे ही आप लोग को बता दिया गया, ऐसे ही क्या उसको बोलते हैं, इंटरटेनमेंट। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्नावली यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नावली, ठीक है। कितना है ये, 1.1 करा चुके हैं, आप लोग जा करके वीडियो सर्च करके देखिए मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट नहीं किया गया है, अलग अलग मिलेगा लेकिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को 140 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका जो हम लोग क्या करना है, गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल इसका निकालना है। तो कुछ नहीं करना है भैया, 140 है, इसका क्या कर दीजिए, अभाज्य संख्या क्या होता है,
जो एक से कटे, खुद से कटे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इससे हम लोग लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 70, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 35, 2 से अब ये कितना से लगेगा 5 से लगेगा 7, 7 से लगेगा 1। ठीक है, तब लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो वैसे तो आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 156 है। ठीक है, 156 को भी करना है 2 से, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाइएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से लगाइएगा 13 तिया 39, फिर 13 से लगाइएगा 1, आ गया 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, उसी प्रकार से एक जो है आपको थर्ड नंबर बता देते हैं। थर्ड नंबर क्या है, 3825, इसका निकालना है। तो 3 से कटेंगे, देख लीजिए, 8 3 11, 11 और 2 12, 13, 13 और 5 18, कट जाएगा। 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 बजा, 3 7 21, 3 5 15, कट गया। फिर 3 से लगाइए, 3 चौक 12, 12 कट गया, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से लगाइए तो 5 अठे 40, 55 25, 5 से लगाइए 17, 17 से लगाइए 1, देखिए आ गया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ दिए हैं, बुक में भी आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो एक फार्मूला होता, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं 26 और 91 91। ठीक है, तो एक फार्मूला हम बताए थे कि बीच में बताया करेंगे तो बता देते हैं। जैसे 12 है और 15 है, हम लोग को इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 2 छक्के 12, 3 पचे 15, फिर अब तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो 6 पचे 30, 30 दूना कितना हो गया 60, तो एलसीएम कितना आया यानी लॉ 100। ठीक है, कितना आया लॉ 100 बराबर आया 60। अब इसका मौसा निकाल लेते हैं, 12 और 15, 12 एकम 12, 12 में से 2 गया, बोले 15 में से 12 गया 3, 12, 3 चौको 12, कट गया, आया कितना मौसा बराबर कितना आया 3 आया। ठीक है, तब फार्मूला होता है। अब ये क्या कौन संख्या है, एक संख्या, और ये क्या है दूसरी संख्या। तो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, देखिए भाई 12 गुने 15 बराबर क्या आएगा, एचसीएफ कितना आया है 3, 3 लिखिए, एलसीएम कितना आया है 60। देखिए तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। दो संख्याओं का, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा। ठीक है, अब गुना कीजिए, 15 दूना 30 के 0, हाथ में 3, 15 और 16 17 18, 180 आ गया। इसको गुना कीजिए, 6 3 18, 180 आ गया। यही चीज़ बाबू यहाँ पर प्रूव करना है, वो छोटा अंक था, ये बड़ा अंक है। ठीक है, चलिए इसका क्या कीजिए, पहले आप लोग एलसीएम निकालिए, 26 91। ठीक है, तो 13 से लगाइए, 13 26, 13 7 91, कट गया। एलसीएम लॉ 100 बराबर 13 दूने 2 गुने 7 बराबर 13 गुने 14 बराबर 14 तिया 42 के 2, हाथ में 4, 14 और 4 18, 182 आया। एलसीएम आया। एचसीएफ निकालिए इसका, 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 निकालिए, 3 बार में 6 3 18 के 8, हाथ में 1, 3 6 और 1 7, 78। 11 में से 8 गया 3, 8 में से गया 13, कट गया। 26, 13 दूना 26, एचसीएफ कितना आया 13 आया। प्रूफ क्या करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। ठीक है, पहली संख्या कितना है भाई, पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91। तो पहली संख्या 26 गुने 91 बराबर
मौसा कितना आया 13 गुने लौसा कितना आया है 182। देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 91 को 26 से गुना कीजिए, ठीक है। 6 एकम 6, 9 छक 54, ये हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 2 3 6 6। अब 182 को 13 से कीजिए। 100 यही कर रहे हैं ताकि आप लोग को कैलकुलेशन भी साथ साथ में सीखते रहें। 13 दूना 3 दूना 6, 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 2 5, 182, 6 6, 8 5 13 का 3, हाथ में 1। देखिए तो ये दोनों मैच कर रहा है, आ रहा है 2 3 6 6 बराबर 2 3 6 6, ठीक है। इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन उसी प्रकार से और भी है 510 और 92, 336 और 54। अगला 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। नहीं, एक पहला एग्जाम्पल बता दिए, दूसरा क्वेश्चन करके बता दिए, आपको 2 और करना है अपने आप से। नहीं बनता है कमेंट कीजिए, हम फिर वीडियो सोल्यूशन करके देंगे। मेरा काम है देखिए सिखाना, ठीक है, रटाना नहीं। रटाना होगा तो धड़ा धड़ा सब खोल के रटा के चला जाएंगे, लेकिन रटाने का मतलब नहीं, मेरा मेन मोटो है रटाना नहीं है, आप लोग को तरीका बता देना है। अब एक तरीका आप करने का जान गए तो अगला भी आप कर सकते हैं अपने आप से। खुद ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर वीडियो देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेन मेक अ परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस को तो कुछ होता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और आसानी से बनेगा। वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए। भाई इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं बोला था कि किस तरह से हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया। अब अगला बार में कह दिया है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि भैया अभाज्य गुणन से ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला है क्वेश्चन कितना, पहला है 12 15 और 21, ठीक है। 12 15 और 21 अभाज्य गुणन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड सीख लीजिए, ये पहले भी सीखते हैं 6 7 4 5 में हमको लगता है कि ये सिखाया जाता है। तो सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 12 का 15 का और 21 का, ठीक है। 2 से निकालिए, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 3 से 1, इसका निकाल लिए 3 से 3 5 15, 5 से 1, इसका 3 से 3 7 21, 7 से 1, ठीक है। आप सबका लिख दीजिए 12 15 और 21, ठीक है। 12 का लिखिए 2 गुने 2 गुने 3, 15 का लिखिए 3 गुने 5, 21 का लिखिए 3 गुने 7, ठीक है। तब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाला कैसे आता है, देखिए इसमें 2 इस सब में नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, लेकिन 3 3 3 तीनों में है, इसीलिए 1 3 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए 2 लिखाएगा। फिर ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर भी 2 लिखाएगा, ठीक है, हो गया। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 है तो 5 लिखाएगा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर भी 7 लिखाएगा। ये एलसीएम का तरीका होता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने का। अब क्या कीजिए, 3 दूना 6 दूनी 12, 12 25 60 और 60 सते 420, एलसीएम कितना आया 420 आया। अब एचसीएफ, तो एचसीएफ बहुत ही आसान होता है। अब तीनों में जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। 12 15 21, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट तीनों को एक साथ कर देंगे। तो किसे लगाएंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21, ठीक है। अब तो तीनों अलग अलग आ गया, एक नंबर से 2 कम से कम कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो अब गुना कर दिए। 4 5 20, 20 दिया 60 और 60 सते 7 6 42, 420, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ निकालिए, 12 और 15 का पहले निकालिएगा एक बार में। 12 3 आया, 12 3 चौको 12 कट गया। अब 3 का फिर कैसे लगाएंगे, 21 से लगाएंगे। 3 का 21 लगाइए, 3 सते 21, ठीक है, कट गया। एचसीएफ कितना आया भाई, कितना आया 3 आया। तो हमारा जो है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है डायरेक्ट मेथड। ये बस इजी होता है, ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन तरीका आप समझ गए। अब जो है अगला क्वेश्चन आप अब
खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड आप लोग को बता दिया गया। ठीक है, आगे जो दोनों क्वेश्चन है इजी है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि HCF, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। 9 दिया है, ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे? लॉस गुने मौस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है ना। चलिए, लॉस हमको निकालना है, तो लॉस यहीं रखिए, गुने मौसा कितना है? 9 दिया है, बराबर पहली संख्या कितना है? 306 गुने 657। लॉसों को यहीं रखिए, 9 को उधर ले जाइएगा, 306 गुने 657 बटे 9 हो जाएगा। 9 से काटिए, इसको कटेगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36 कट गया, बराबर 34 गुने 657। अब इसको गुना कर दीजिए, 657 गुने 34, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2, 6 चौक 24, 25 26, 17 21 के 1, हाथ में 2, 5 15, 16 17, 36 18 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 11 12 के 2, हाथ में 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है बाबू। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा, 0 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे छोटा में 0 क्या आता है? 100। इसका फैक्टर कीजिए। ठीक है, 1 गुने 10, ठीक है, 2 गुने 5 और आएगा 0, और करके देखिए, 3 गुने 6 आएगा? नहीं आएगा। ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसका तो मतलब सेम ही है। 10 को 1 से कीजिए 10, तो मात्र यही बचता है। अगर 0 आने का शर्त यही है, 0 आने का शर्त क्या है कि मल्टीपल में क्या होना चाहिए? 2 गुने 5, तभी आएगा 0। ठीक है, ठीक, ये आपको कंसेप्ट था। अब इसमें क्या कह रहा है? 6 का पावर n है, तो इस यहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख के देखिए। ठीक है ना। देखिए, n का पावर 1 रख के देखिए 6 आया, n का पावर 2 रख के देखिए 36 आया, n का 6 का पावर जो है 6 का पावर 3 रख के देखिए 6 36 दिया कितना होता है? 216। 6 का पावर 3 रख के देखिए 1236। देखिए, सब में 6 6 6 6 आ रहा है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ये जो फैक्टर अगर करेंगे, 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 आता है। ठीक है ना, तो 2 गुने 3 आता है। इसको पावर से मतलब नहीं है। अगर इस 2 और 3 में क्या आना चाहिए? 2 और 5, तो क्या आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए, तभी वो 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 रहता, जैसे मान लेते हैं 2 गुने 5 है, ठीक है, इसका पावर कुछ भी रहता, अरे 50 भी रहता तो भी क्या होता? 10 का पावर 50, तो 0 आने की संभावना थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो लिखिएगा ऐसे दिखा करके, इतना करके लिखिएगा। चूँकि 6 का गुणनखंड 2 और 3 आता है, लेकिन शर्त 0 की ये होती है कि 0 लाने के लिए 10 का मिनिमम, 0 लाने के लिए गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 और 5, तभी हो सकता है किसी भी अंक के इकाई स्थान पर 0 आने की संभावना है। अतः 6 का पावर n कितना भी n की जगह रख देंगे तो कभी भी इकाई अंक पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गए? तो इतना लिखना था, जो बोले हैं सो लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, क्यों? ये जो है भाज्य संख्या है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ देखिए 13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा ना, अब प्लस क्या बच जाएगा? 1।
अब इसमें से 13 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 + 1 बच जाएगा। अब ये संख्या कह रहा था, ये देखिए ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, ये न भाज्य है न भाज्य, अभाज्य है। ये क्या है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 13 अलग अलग अगर बात करेंगे तो ये सब 13 भी खुद से कटता है, 1 से कटता है, ये 7 भी 1 से कटता है, खुद से कटता है। लेकिन यहाँ देखिए कि जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन अगर करेंगे 13 × 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या होगा 13 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक है ना, 4 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या सबसे कट रहा है। तो लेकिन चूंकि क्या होता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है कि 1 से कटे और खुद से कटे। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 × 8, 13 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इसीलिए जब 2 से अधिक संख्या से जब कटे कोई भी संख्या तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अगला वाला वैसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है और चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर जब लगाती है सोनिया, यहाँ से सोनिया शुरू करती है और यहाँ आती है, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट, ठीक है। सोनिया को लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट, ठीक है। इस मैदान का यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से रवि चक्कर लगाया, दोनों अलग अलग चक्कर लगाते हैं सोनिया और रवि। तो एक को लगता है 12 मिनट, एक को लगता है 18 मिनट। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। मान लेते हैं कि दोनों यहीं पर, ये भी आर भी यहीं से, ये हो गया रवि, ये हो गया सोनिया, दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करता है। तो कितने समय बाद वह पुनः आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद दोनों एक आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखते हैं कभी कभी क्या क्या होता है ना कि हम लोग मल्टीपल निकालना पड़ेगा दोनों के बीच में। तो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालिए, 18 और 12, ठीक है। तो 3 से 3 × 18, 3 × 12, फिर 2 से 2 × 6 और 2 दूनी 4, 3 × 6 दूनी 12, 12 × 36 मिनट बाद, ठीक है। तो 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, फिर से एक जगह पर मिलेंगे और फिर जब अलग होंगे तो फिर वो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना।